हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि प्यारे भाई हमारा जो है वो जो हम लोग काउंटिंग फिगर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना। काउंटिंग फिगर्स, इसके पहले मेरे प्यारे भाइयों हम लोगों ने पढ़ा है काउंटिंग फिगर्स, और वो हमारा लगभग 5 से 6 क्लास में ऐसे ही कुछ कंप्लीट हुआ है वो। ठीक है। और अब हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, ब्लड रिलेशन, यानी कि जिसे आप कहते हैं रक्त संबंध। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो रक्त संबंध यानी कि खूनी रिश्ते शुरू करेंगे। और इसका जो होगा हमारे पास पार्ट नंबर 1 होगा, और एक बेहतरीन तरीके से, एक समझ के साथ, है ना, बेसिक तरीके से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे हम उन अप्रोच को जल्दी कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है प्यारे भाई, चलिए। तो क्लास नंबर आज हमारी 24 है। जिन्होंने पीछे की 23 क्लासेस नहीं देखी, 23 लेक्चर नहीं देखे, वो सभी लोग 23 लेक्चर देख लें और हमारे साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब प्यारे भाई जरूर करें। आप लोग देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे भाई, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है। अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है और हम शुरू कर रहे हैं और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं, तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि भाई एक सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। आज हम लोग ब्लड रिलेशन यानी कि खूनी रिश्ते के बारे में। ठीक है प्यारे भाई, चलिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं खूनी रिश्ते, रक्त संबंध। तो देखो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन की, देखो मैं हर एक चैप्टर एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ। हर एक चैप्टर जो है प्यारे दोस्त, मैं जो है ना एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ, एकदम आराम से। देखो जरा, हम बात करेंगे किसकी? ब्लड रिलेशन की। किसकी बात करेंगे दोस्त? ब्लड रिलेशन, यानी कि हम बात करेंगे रक्त संबंध के बारे में। किसके बारे में? रक्त संबंध। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। रक्त संबंध। रक्त संबंध का मतलब खूनी रिश्ते। रक्त संबंध का मतलब, रक्त का मतलब होता है खून, संबंध का मतलब होता है रिश्ते। जो हमारे खून के रिश्ते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, अदर किसी भी रिश्ते के बारे में हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल आप सभी के मन में आता है कि सर हमारे क्वेश्चंस जो है वो कितने तरीके के बनते हैं। तो प्यारे भाई मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले आपके पास बनते हैं पजल वाले क्वेश्चन। ठीक है। कौन से क्वेश्चन? पजल वाले। फिर उसके बाद आपके पास बनते हैं कोडेड, जो पजल कोडेड तरीके के, जो कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं प्लस माइनस सिंबल के साथ, वो चीजें। फिर पॉइंटिंग फॉर्म, है ना। तो हमारे पास जो पजल वाले क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनेंगे, पहले हम वो सीखेंगे। फिर हम लोग कोडेड वाले क्वेश्चन सीखेंगे कि सर जो कोडेड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो प्लस माइनस इस तरीके से दिए होते हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो हमारे पास पॉइंटिंग है ना, जो पॉइंटिंग फॉर्म में क्वेश्चन दिए होते हैं उनके बारे में, यानी कि एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करती है, एक पुरुष एक महिला की ओर इशारा करता है, यानी ये जो इशारों इशारों पे बात होती है, फिर हम उनके बारे में बात समझेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तीन टाइप के क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं। इनके अंदर जो भी होगा वो सारी बातें हम लोग समझेंगे, लेकिन इस चैप्टर की जो भूमिका है वो इन तीन टॉपिक के साथ समाप्त होती है। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे कि सर हमें इन तीन तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये आपने बता दिया। ठीक है। अब बता दो सर, जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप उसकी एक फैमिली ट्री बनाओगे। जैसे आप अपने परिवार को देखें तो दादा, फिर पापा, फिर आप, फिर, है ना, फिर आपके लड़के, इस तरीके से मतलब एक फैमिली बनती है, तो हम उसी को बोलते हैं फैमिली ट्री। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के बनाएंगे फैमिली ट्री। अगर आपने फैमिली ट्री बनाना सीख लिया, अगर आपने प्यारे भाई फैमिली ट्री बनाना सीख लिया, तो समझ लो आपने 90% काम इसका सीख लिया, है ना। ब्लड रिलेशन का 90% काम आपने सीख लिया। अच्छा सर, ये फैमिली ट्री बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना होगा? सर फैमिली ट्री बनाते समय आपको ना जनरेशन गैप ध्यान रखनी होगी, कि जनरेशन गैप क्या होता है, ये चीजें आपको बहुत पता होनी चाहिए, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जनरेशन गैप तो एक नॉर्मल सी बात होती है। तीसरी बात, जब हम सर फैमिली ट्री बना रहे होंगे तो जनरेशन गैप हमें पता करना होगा। वो कैसे पता करेंगे अभी हम बताते हैं आपको। तीसरी बात रहेगी कि सर हमें जेंडर का पता होना चाहिए। सर अगर हमें जेंडर का नहीं पता तो फिर रिश्ते ही मिक्स हो जाएंगे, और जेंडर में हमारे पास बस दो ही रिश्ते होते हैं जेंडर में। एक होता है हमारे सामने मेल और दूसरा होता है फीमेल। मेल
और फीमेल, है ना। यानी कि हम कहें तो एक होता है हमारे सामने जेंडर में, एक होता है पुरुष और एक होती है हमारे सामने महिला। इसके अलावा किसी और भी जेंडर की हम बात नहीं करेंगे, पुरुष और महिला की ही सिर्फ हम बात करेंगे प्यारे दोस्त। ये बात आपको समझनी चाहिए। बस इसके साथ ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और कुछ हम बात नहीं करेंगे। एक थोड़ी सी बात है ना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि एक जो थोड़ी सी बात है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूं कि जब हम प्यारे दोस्त जब हम बात करेंगे पुरुष की, तो सर ऐसे जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई एक पुरुष है जिसका नाम है, मान लो कि मैं कह देता हूं नाम है उसका राजू, तो आप तो समझ जाओगे ये राजू पुरुष है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है A B C D, तो कैसे आप समझोगे? तो इन चीजों को समझने के लिए जब भी आपको पुरुष यानी मेल के बारे में पता चले कि इसका जेंडर पुरुष है या मेल है, तो आप उसको ट्रायंगल में बंद कर देना। किसमें? ट्रायंगल में बंद कर देना। जब भी आपको पता चले कि ये महिला है यानी फीमेल है, तो उसको आप सर्कल में बंद कर देना। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखो। बस हमें ये दो ही सिंबल याद रखने, एक ट्रायंगल एक सर्कल, बस इतनी बातें सर हमें याद रखनी है। आपने अभी तक कहां से ब्लड रिलेशन पढ़ा है? प्लस माइनस के साथ पढ़ा है, एरो के साथ पढ़ा है, उसको आप भूल जाइए, है ना। इन नई चीजों को अपने दिमाग में डालिए और देखिए कितना आसान होगा ये चैप्टर। ठीक है, हमने क्या बात करी सर? हमने बात करी कि सर हमारे चैप्टर में ये 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, पजल वाले, कोडेड वाले और पॉइंटिंग वाले। सर हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन 3 चीजों का पता होना जरूरी है। सर सबसे पहले तो हमें फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, जनरेशन गैप बनाना आना चाहिए, जेंडर बनाना आना चाहिए और मेल और फीमेल कैसे हमें बनाने हैं, ये बातें हमने करी। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, मैंने कहा इज द ए इज द फादर ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि जो ए है वो बी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ बी, जो ए है वो बी का पिता है, मैंने ये कहा। इसका फैमिली ट्री आप कैसे बनाओगे? देखो जनरल सी बात है, आप इतना तो मेरे प्यारे भाई समझते हो, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब होता है हमारी पीढ़ियों में कितना गैप है। जैसे मैंने कहा कि जनरेशन गैप की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो आपको पता है कि ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर यानी कि दादाजी और दादी जी फैमिली में ऊपर होंगे। फिर उसके नीचे आप देखोगे तो फादर और मदर यानी कि माता और पिता होंगे, है ना। अगर आप अपनी से देखते हो तो, अपने नजरिए से देख रहे हो तो। फिर उसके बाद आप होगे, है ना। फिर उसके बाद कौन होगा? आप होगे, यानी कि सन और डॉटर होंगे, उनके पुत्र और पुत्री होंगे, है ना, यानी कि सन और डॉटर होंगे, है ना। समझ गए बात को इस तरीके से? समझे कि नहीं? तो ये होता है एक जनरेशन गैप। और जनरेशन गैप आपको पता है, बस आपको ये नहीं पता जनरेशन गैप हमें डिफाइन कैसे करना है। लेकिन आप सभी को पता है कि सर सबसे ऊपर फैमिली में हमारे दादा दादी होते हैं, उसके बाद माता पिता होते हैं। अब अगर सर कह दे नाना नानी कहाँ आएंगे, तो सर वो दादा दादी के जनरेशन पे ही आएंगे, बस वो मम्मी के साइड के हो जाएंगे, है ना। सर चाचा चाची किधर आएंगे? सर वो पापा के बगल में ही आएंगे। मामा मामी किधर आएंगे? सर वो मम्मी के बगल में ही आएंगे, है ना। हमारे भाई चाचा के लड़के भाई बहन किधर आएंगे? वो हमारे जनरेशन पे ही आएंगे। समझे कि नहीं? इस तरीके से जनरेशन। तो देखो ए बी का पता है, पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, तो इसमें ऊपर कौन आएगा? जो बड़ा है, जो जनरेशन में पहले आया है। पहले पिता आएगा कि बी आएगा? है ना, तो पहले पिता आएगा ना। तो ए जो है वो बी का पिता है। ए अगर पिता है तो भाई ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। समझे मेरी बात को कि नहीं? और पिता कौन है? ए पिता है ना। ए जो है वो बी का पिता है, यानी ए पिता है, तो ए को हम बंद कर देंगे ट्रायंगल में, क्योंकि ये एक पुरुष है, यानी ये एक मेल है। समझे? बस ये चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। भाई ए बी का पिता है तो ए पहले आएगा मेरे प्यारे दोस्त, और बी जो होगा वो बाद में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सर पहले पिता आएगा उसके बाद ही तो बेटा आएगा। अगर ए जो है बी का पिता है तो ए ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा। और हमें जेंडर किसके बारे में पता है, हमें ये भी देखना होता है। जेंडर हमें पता है कि ए जो है ना वो पिता है, तो ए पुरुष है, तो हम ए को ट्रायंगल में बंद कर दिए, ये बात हो गई। बोलो इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे? बोलो, बात समझ गए होंगे आप? इतनी सी बताइए। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत सही बात है। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, है ना। अभी बस मैं बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी मैं बस आपको बेसिक समझा रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए?
बताओ। अब जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन लिख देता हूं कि प्यारे भाई ए जो है वो बी की माँ है, इसका फैमिली ट्री आपको बनाना है। ए जो है वो बी की माँ है, इसका आपको फैमिली ट्री बनाना है, ठीक है। बताओ, बनाओ फटाक से। मैंने पहला फैमिली ट्री बनवाया, ए बी का पिता है। दूसरा मैंने कहा कि जो ए है वो बी की माँ है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, समझ गए। अब देखो जरा, अब मैं कह देता हूं कि जो ए है वो बी का पुत्र है। फटाक से ये दोनों फैमिली ट्री बनाओ। ए जो है वो बी का पुत्र है। फटाक से मेरे प्यारे भाई ये फैमिली ट्री बनाओ आप फटाक से। आप कहोगे सर हम कैसे बनाएंगे? बनाओ इसको फटाक से। फटाक से आपको बनाने की कोशिश करना है, इनको बनाना है ना। जैसे ही आप बनाओ, देखो आप अगर चुपचाप शांति से क्लास देखते हो ना तो बातें आपको समझ नहीं आती। जब तक आप अपना कॉपी और पेन नहीं चलाते हो ना तो आपको माइंड में चीजें नहीं आती। आप देखते रहते हो बस क्लास को कि हाँ सर ऐसे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। फिर जब आप वही कॉपी पेन लेके बैठते हो ना, फिर दिमाग से चीजें मिस हो जाती। तो क्लास करते समय भी भले आप अपने नोट्स में ना लिखो, लेकिन एक रफ कॉपी रखो। चाहे जिस सब्जेक्ट की आप क्लास कर रहे हो, आप उसको नोट करते चलो उस समय, तो वो आपके दिमाग में चीजें पता चलती रहेंगी कि हाँ मैंने ये किस वजह से लिखा था। तो फिर दोबारा से आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना रफ कॉपी उठाओगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने इस वजह से ऐसा लिखा था। ठीक है, अब देखो ए जो है वो बी की माँ है। कौन? ए ना, बी की माँ है। ए अगर माँ है तो ए ऊपर आएगी, बी नीचे आएगा, है ना। और ए माँ है तो ए के बारे में पता है कि सर ए जो है ना वो फीमेल है, तो हम इसको सर्कल में बंद कर दिया हमने। बताओ, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां देखो, ए जो है वो बी का पुत्र है। किसका पुत्र है? बी का पुत्र है ए। ए अगर पुत्र है तो सर ए नीचे आएगा और बी ऊपर आएगा। और पुत्र कौन है? ए जो है ना वो पुत्र है। ए के बारे में इस बार हमें पता है तो हमने ए को ट्रायंगल में बंद कर दिया। यानी जिसके बारे में हमें क्लियरली नीट एंड क्लियर जेंडर पता होगा, हम उसी को ट्रायंगल और सर्कल में बंद करेंगे। जैसे यहां पे हमें पता चला कि ए ना बी का पुत्र है। किसका पुत्र है? बी का। तो बी ऊपर ए नीचे, है ना। ए पुत्र है तो ए नीचे, और ए पुत्र है, अगर ये पुत्र है तो ये मेल होगा, तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया? ट्रायंगल में बंद कर दिया। ठीक है, बताओ, ए बी का पुत्र है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया? ट्रायंगल में बंद कर दिया। ठीक है, अब जरा समझो, इस बात को समझे आप। आगे चलते हैं और बातें समझते हैं, और बातें मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आ जाओ जरा। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा, आ जाओ। जैसे जैसे मैंने पीछे कितने क्वेश्चन हो गए? शायद 3 हो गया ना। पीछे 3 क्वेश्चन हो गए ना। इन क्वेश्चन को आप लिख लेना, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपकी न्यू मजबूत करेंगे। इनको ये मत समझना कि ऐसे ही है, इनको लिख लेना आप। ठीक है, मैंने कहा ए जो है वो बी की पुत्री है ना। ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए बी की पुत्री है। ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए बी की पुत्री है। आपको इस तरीके से लिखना है, ए बी की पुत्री है। मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो है कि ए बी का भाई है। मैंने कहा कि क्वेश्चन है कि ए बी का भाई है, इसका भी आंसर आप सभी को बताना है। फिर मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 6 भी है। मैंने कहा ए बी की पुत्री है। फिर मैंने कहा कि ए बी का भाई है। मैंने कहा कि ए बी का भाई है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि यहां पे मैं लिख देता हूं ए और बी। मैंने कहा कि ए और बी दोनों भाई हैं, है ना। ए और बी दोनों भाई हैं। मैंने कहा ए और बी दोनों भाई हैं, तो इसका भी जवाब आप सभी को देना है। इसका भी जवाब आप सभी को देना है। फिर मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता हूं जल्दी से। 4 5 6 इन सभी का जवाब आप करें, है ना। इन सभी का जवाब आप अपनी कॉपी में लिखते रहें। ठीक है, बताओ। ठीक है, मैंने कहा कि यहां पे मैंने लिखा कि ए बी का भाई है। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा सर कि ए जो है वो बी का भाई है। मैंने क्या लिखा? कि ए जो है वो बी का भाई है और बी जो है वो ए की बहन है ना। बी ए की बहन है। अब जरा समझो बात को, इतने रिश्ते आपको बनाने हैं, फटाक से आप बनाओ इनको। फटाक से आप बनाओ मेरे प्यारे दोस्त। आप कहोगे सर ए ना बी की पुत्री है। ए जो है वो बी की पुत्री है, तो सर बी ऊपर रहेगा, ए नीचे रहेगा। और ए पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ए अगर पुत्री है तो हम इसको सर्कल में बंद करेंगे, क्योंकि ये फीमेल है। क्योंकि हम ये फीमेल है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? इसलिए हमने इसको सर्कल में बंद कर दिया। ठीक है, ए बी का भाई है। सर ए जो है ना वो बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का भाई है। तो देखो जब भी भाई बहन का रिश्ता होता है तो वो सेम जनरेशन में होता है। भाई आपके जो भाई है, आपका जो भाई होगा वो आप ही के जनरेशन में होगा ना कि वो पापा की जनरेशन का होगा, ना तो वो दादा की आप ही की जनरेशन का होगा। तो उसको आप सेम जनरेशन में डिफाइन करोगे, है ना। ए
बी का भाई है। कौन भाई है? ए भाई है। तो हमें पता है ए के बारे में, हमें जेंडर पता है कि ये भाई है, तो हमने इसको ट्रायंगल में बंद कर दिया क्योंकि ये पुरुष है। बात क्लियरली समझते चलना, एक एक बातें आपको समझ में आएंगी। ए और बी दोनों भाई हैं। अब की बार ये जो ए और बी है ना, ये दोनों आपस में भाई हैं, तो दोनों का हमें जेंडर पता है, तो हमने इन दोनों को ट्रायंगल में बंद कर दिया। बात समझे कि नहीं? ए और बी दोनों भाई हैं। ए और बी जब दोनों भाई हैं तो हमने क्या किया? इन दोनों को ट्रायंगल में बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो ए बी का भाई है। जो ए है ना सर, वो बी का भाई है। ए भाई है बी का, ए भाई है तो हमने ट्रायंगल में बंद कर दिया। ए बी का भाई है। बी जो है वो ए की बहन है। ए की बहन बी है। ये बी है ना, ये बहन है, यानी ये बहन है, तो हमने इसको ट्रायंगल में बंद कर दिया। सर ये भाई है, यानी कि ये पुरुष है ना, मेल है, तो हमने इसको ट्रायंगल में बंद कर दिया। बोलो इतनी बातें आप सभी को क्या क्लियर है? बोलो इतनी बातें क्या आप सभी को क्लियर है? बिल्कुल आप सभी को ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। ठीक है, अगर ये बातें आपको क्लियर है ना, तो आप समझो कि बात समझ गए हैं, है ना? अब समझो, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने लिखा कि सर ए जो है वो बी का चाचा है ना? ए इज द अंकल ऑफ बी। ए बी का चाचा है। अब जरा बताओ, आप इसका रिलेशन आपको बनाना है कि ए बी का चाचा है। समझे कि नहीं बात को मेरे? मैंने कहा कि ए बी का चाचा है, इसका रिलेशन आपको बनाना है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि सर जो है ना, ए बी का मामा है। ए बी का मामा है ना? इसका आपको फैमिली ट्री बनाना है। फिर मैंने कहा सर क्वेश्चन नंबर 10 भी है। पहले 8 और 9 इनको बनाते चलो, इनको बनाते चलो और समझते चलो। फिर मैंने कहा कि सर क्वेश्चन नंबर हमारे पास अभी 10 भी है ना? वो कौन सा है सर? ए बी का दादा है। मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो ए है वो बी का दादा है। मैंने कहा कि जो ए है वो बी का दादा है। देखो सारे रिलेशन में अभी नॉर्मली रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 11 देखो। मैंने कहा ए बी का चाचा है, ए बी का मामा है, मैंने कहा ए बी का दादा है। अब मैं यहीं पे कह देता हूं कि ए जो है वो बी का नाना है। ए जो है वो बी का नाना है ना? बताओ, नाना है। चलो बताओ, अब आपके मन में एक चीज होगी यहाँ नॉर्मली सी कि सर चाचा, देखो क्वेश्चन में हम कैसे समझेंगे कि अंकल कौन सा है, किसको हम चाचा बोलेंगे, किसको हम मामा बोलेंगे? तो मेरे दोस्त, जब आपके पास लिखा होगा पैटर्नल अंकल, तो पैटर्नल अंकल का मतलब होता है कि वो पिता का भाई, यानी वो चाचा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है मैटरनल अंकल, है ना, पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता कि सर पैटर्नल अंकल, है ना, इंग्लिश में, तो ये इसका मतलब होता है सर चाचा। ठीक है, ये लिख लेना आप। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना, मैटरनल अंकल, तो सर मैटरनल अंकल का मतलब होता है सर ये मामा, मम्मी की साइड से है तो ये मामा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, समझ गए? बताओ। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास होता है कि सर ग्रैंडफादर है ना, पैटर्नल ग्रैंडफादर लिख सकता है, मैटरनल ग्रैंडफादर लिख सकता है, तो नॉर्मल सी बातें हैं। आ जाओ, अब चलो इनका हम फैमिली ट्री बनाते हैं। सर देखो, सर ए बी का चाचा है। ए जो है वो बी का चाचा है। किसका? बी का। तो देखो बी छोटा होगा तो सबसे पहले आप बी को नीचे लिखोगे। अब मेरी बात को समझना, बिल्कुल बेसिक से समझना कि सर आपका, जैसे मैं हूं या आप हो, आपके चाचा कब होंगे? आपके पापा के भाई, आपके पापा के भाई, यानी जब तक आपके अगर पापा नहीं है तो आप नहीं होगे। इस बात को समझो, ये ब्लड रिलेशन है, खूनी रिश्ते एकदम। अगर जब तक आपका कोई अपना एक प्रॉपर रिलेशन नहीं होगा ना, तो आप आगे की रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाओगे। जब तक आप ऐसे समझो, जब तक अगर आप इस पृथ्वी पर नहीं हो, है ना, आप अगर यहाँ पे हो, आपने जन्म लिया है, तो क्यों? मम्मी और पापा की वजह से। तो जब तक वो रिलेशन नहीं है तो आगे की रिलेशन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो समझो, चाचा अगर आपको बनाना है तो सर चाचा कौन होगा? सर पहले तो बी का कोई ना कोई पिता होगा, पापा होगा, तो हमने ट्रायंगल में उसका जो भाई होगा, उसका जो भाई है ना, वो चाचा है ए। ऐसे हमें बनाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? पहले हमें खूनी संबंध बनाना है, खून का रिश्ता बनाना है। तो सर ए ना चाचा है, तो सर ठीक है, ए चाचा है, तो हमें इतना पता चल गया कि चाचा जो होते हैं वो हमसे एक पीढ़ी, एक जनरेशन ऊपर होते हैं। ठीक है, तो बी नीचे, ए ऊपर आएगा। लेकिन सर चाचा हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। आप इसको ऐसे नहीं बना सकते कि सर ये लो हमारे चाचा हो गए। नहीं, आपके पहले पापा होंगे, जब आपके पापा होंगे तभी ना उनके भाई चाचा होंगे। तो इस बात को समझो। तो ये आपके फादर हुए, फादर के भाई ही आपके क्या हुए? अंकल हुए। ठीक है, अच्छा ए बी का मामा है, जो ए है वो मामा है किसका? बी का। तो ए जनरली ऊपर आएगा। लेकिन
मामा कब होगा? जब आपकी कोई ना कोई मम्मी होंगी और जो मम्मी का जो भाई होगा वो आपका मामा है। समझे कि नहीं बात को? उम्मीद है आप एकदम बेसिक सी बातें समझ गए होंगे। ठीक है, ए बी का दादा है। ए जो है वो बी का दादा है। सर बी होगा नीचे, बी के कोई पिताजी होंगे पहले तो। भाई आपके पापा के पापा ही तो दादा होंगे, तो बी होगा, बी के कोई पिता होंगे और उनके जो पिताजी हैं ए, वो हमारे कौन लगेंगे सर? वो हमारे दादा लगेंगे। समझे कि नहीं? और ये हमारे थे मामा। ठीक है, बात को समझे? ये थे हमारे चाचा, है ना, ये थे हमारे पैटर्नल अंकल, ये थे हमारे मैटरनल अंकल, मामा जी थे। ठीक है, ये हो गए हमारे दादा। ए बी का नाना है। नाना कौन होते हैं सर? जो मम्मी के पापा होते हैं ना, वो नाना होते हैं। तो सर ए जो है ना वो नाना है बी का, तो बी नीचे आएगा। बी की माता जी होंगी और उन माता जी के जो पिताजी हैं ना ए, वही हमारे नाना है। इस तरीके से आपको बनाना होता है। तो उम्मीद है ये 11 क्वेश्चन जो मैंने लिखाए, ये जो मैंने 11 के 11 क्वेश्चन लिखाए बेसिक से, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, समझ में आई होंगी। चलो जरा और क्वेश्चन लिखो अभी, है ना, मैंने 11 क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखो। ये बेसिक सी बातें हैं दोस्त, इनको पढ़ने के बाद आप ना एकदम क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर पाओगे। ठीक है, बताओ। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे, मैंने लिखा सर जो ए है, ए जो है ना वो बी का दामाद है, मैंने ऐसा लिख दिया। ए जो है वो बी का दामाद है। ठीक है, फिर इसका आप फैमिली ट्री बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिखा, मैंने कहा कि जो ए है वो बी की पुत्रवधू है। ठीक है, बी की क्या है? पुत्रवधू है, पुत्रवधू है। ठीक है, जो ए है ना, ठीक है, ए जो है वो बी की पुत्रवधू है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। सर जो ए है वो बी का ससुर है। ए जो है वो बी का ससुर है। मैंने कहा कि जो ए है वो बी का ससुर है। क्वेश्चन नंबर 15 14 है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में लिख देता हूं कि सर जो ए है वो बी की सास है। ए जो है वो बी की सास है। तब आप कैसे बनाओगे? बस इतने से रिलेशन हमको समझने हैं, है ना। इतने से रिलेशन अगर आप समझ गए तो आप सारी बातें समझ जाओगे। बस इतनी सी बातें आपको समझनी होंगी मेरे प्यारे भाई। आप बताओ कि सर ए बी का दामाद है। ए जो है वो बी का दामाद है। अब बात समझो, ए ना, ए दामाद है बी का। तो देखो दामाद ना, दामाद कौन होगा सर? जो बेटी का हस्बैंड होगा वही दामाद होगा, है ना। तो सर वो नीचे आएगा जनरेशन में, जो दामाद है सर वो जनरेशन में नीचे आएगा, है ना। ए जो है वो बी का दामाद है, तो सर कोई ए ना होगा जो बी का दामाद है, तो सर बी ऊपर होगा। और ए कहाँ होगा सर? जो इसकी बेटी होगी ना, इसकी बेटी का जो हस्बैंड होगा, इसकी बेटी का जो हस्बैंड होगा सर वो कौन होगा? इसकी बेटी का जो हस्बैंड होगा वही ए दामाद है। ए जो है वो बी का दामाद है ना। तो ए कौन हो गया सर? ए हो गया दामाद। अब जरा मेरी एक बात को समझो, यहाँ पे जो हमने प्लस लगाया ना, तो जब भी हम पति पत्नी का रिश्ता दर्शाएंगे, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड कर देता हूं कि जब भी हम पति पत्नी का रिश्ता दर्शाएंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे? प्लस का सिंबल लगाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे स्टार बना के, कि जब भी अगर हम पति पत्नी दर्शाएंगे तो हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? हम हमेशा प्लस का साइन प्रयोग करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ चलो। तो मैंने कहा कि सर ए दामाद है बी का, तो दामाद है तो दामाद जनरेशन में नीचे आता है। और दामाद कब होगा? जब उसकी बेटी का हस्बैंड होगा। तो हमने कहा सर बी है, बी की कोई बेटी है, हमें नहीं पता कौन है, बस बेटी है तो हमने सर्कल बना दिया क्योंकि फीमेल है। फीमेल की शादी एक मेल से हुई, ए से ये दामाद है। अब देखो ए जो है वो बी की पुत्रवधू है, बी की पुत्रवधू है, तो सर बी ऊपर रहेगा। बी कहाँ रहेगा सर? बी जो है हमारा सर, बी हमारा ऊपर रहेगा, है ना। सर बी हमारा ऊपर है। बी जो है ना, ए जो है वो बी की पुत्रवधू है। बी की पुत्रवधू कब होगी सर? जो बी है, बी का कोई लड़का होगा और उस लड़के की जो वाइफ होगी, है ना, ए, वही उसकी कौन होगी? वही तो पुत्रवधू होगी। बताओ भाई, आपकी शादी अगर हो जाती है, या आप मान लो आपका कोई लड़का है, आपकी पुत्रवधू कौन होगी? जो आपका पुत्र है, पुत्र की जो वधू है ना, यानी जो उसके जिससे शादी हुई है, जो वाइफ है, वही तो आपकी पुत्रवधू लगेगी, वही तो आपकी बहू लगेगी। तो वही चीज है, ए जो है ना वो बहू है बी की, तो बी ऊपर रहेगा जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग। फिर उसका कोई पुत्र होगा, पुत्र की जो वाइफ होगी वही पुत्रवधू होगी। अब देखो ए जो है ना वो बी का ससुर है।
ए ससुर है, ए जो है वो बी का ससुर है, तो सर हमारे पास जो बी होगा वो नीचे आएगा। सर बी का ससुर है ए, तो जाहिर सी बात है ससुर जनरेशन गैप में ऊपर होता है तो ए ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सर बी नीचे है, ए का ससुर है, ससुर कब होता है, जब आपके, है ना। देखो इस केस में दो दो फिगर आउट बनेंगे हमारे पास, कैसे बनेंगे सर, अगर मैं मान लूं सर ये बी है ना, तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये कोई ना कोई पुरुष है, अगर मैंने माना कि बी जो है वो पुरुष है, तो इसकी शादी किसी ना किसी महिला से हुई होगी और इस महिला का जो पिता होगा वही ना ससुर होगा। दूसरा केस क्या बन सकता है कि सर हो सकता है ये जो बी है ये महिला हो और इसकी शादी किसी ना किसी पुरुष से हुई हो, इसकी शादी जो है वो किसी ना किसी पुरुष से हुई हो और उसका जो पिता होगा वही ना ससुर होगा। बोलो इन दोनों केस में क्या कोई दिक्कत है, इन दोनों केस में क्या कोई दिक्कत है बताओ, है ना। बोलो कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ससुर हो गया, ठीक है। आप बात को समझो भाई, देखो आप मान लो कि जैसे आपकी शादी हुई है ना, तो जो आपकी वाइफ के पिताजी हैं, है ना, जैसे मान लो आपकी शादी हुई, आपकी शादी, ये आपकी वाइफ है, आपके वाइफ के जो पिता होंगे वो ससुर लगेंगे, है ना। और आपकी वाइफ के लिए, जो आपकी वाइफ है उनकी, आपकी वाइफ के लिए जो आपके पिता हैं वो ससुर लगेंगे, यानी अगर आपकी वाइफ है उनकी शादी आपसे हुई है तो आपके पिता ससुर, है ना। तो ससुर के केस में दो फिगर आउट बन सकते हैं, क्योंकि ससुर दोनों के हो सकते हैं, पुरुष का भी ससुर हो सकता है और मेल का भी। अगर शादी हुई है दो लोगों की तो उस महिला का भी ससुर होगा जो उसके हस्बैंड का पिता होगा, और अगर कोई पुरुष है तो पुरुष का भी ससुर होगा जो उसकी पत्नी का, यानी जो वाइफ का पिता होगा वो ससुर होगा। तो ये दो केस बनेंगे। यही सेम केस सास वाले में होते हैं। ए जो है वो बी की सास है, बी की सास है, तो सर बी ए हो गया, है ना, बी हो गया। अगर बी मान लो कि महिला है तो इस महिला की शादी जिस भी पुरुष से होगी उस पुरुष की जो माँ है ना ए, वही तो सास लगेगी इसकी। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो बात एकदम क्लियर होगी आपको, कोई डाउट नहीं होगा आपको, ये मैं गारंटी लेता हूं, कोई डाउट नहीं होगा। जो ध्यान से नहीं सुन रहा होगा ना उसी को ये डाउट होगा, जो ध्यान से सुन रहा होगा उसको डाउट हो ही नहीं सकता है। सर देखो सर सास बनानी है, मान लो कि आपकी कोई वाइफ है, ये वाइफ है, आपके साथ शादी हुई है, तो जो आपकी माता जी हैं वो आपके वाइफ की सास ही तो लगेंगी। अब इन केस मान लो कोई एक पुरुष है बी, मान लो कि कोई पुरुष है बी, ठीक है, उस पुरुष की शादी किसी महिला से हुई है और उस महिला की जो माताएं हैं वो तो सास लगेंगी ना इसकी, पुरुष की, भाई पुरुष की तो ये सास लगेगी ना, बताओ उस केस में, बताओ ये सास लगेंगी क्योंकि ये पुरुष है। देखो आपकी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया वही सेम चीज यहाँ पे है। भाई आपकी शादी आपकी वाइफ के साथ हुई है तो आपकी वाइफ की जो माता है वो आपके लिए सास है और जो आपकी माता जी हैं वो आपकी वाइफ के लिए सास है, बस जाहिर सी बात है। तो ये दोनों फिगर आउट बनेंगे। भाई अगर ए है वो बी की सास है तो बी पुरुष भी हो सकता है, बी महिला भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें दोनों चीजें लेके चलनी होती है। आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर जहां पे हमें जनरेशन, जहां पे हमें सॉरी जेंडर नहीं डिसाइड हो पा रहा ना, तो वहां पे हम दोनों चीजें लेके चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ये बात को आप समझना, वहां पे हम दोनों चीजें लेके चलते हैं। क्या है कि सर हम दोनों चीजें लेके चलते हैं, ठीक है, बताओ ठीक है। बोलो इतनी बातें आपको क्लियर हैं कि नहीं है, इतनी बातें आपको क्लियर हैं या नहीं है, बोलो। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो इनका आपको रिवीजन करना है। मैंने आपको बताया सर, मैंने कहा कि सर ब्लड रिलेशन में बस 3 क्वेश्चन बनते हैं, पजल, कोडेड और पॉइंटिंग फॉर्म वाले। इनको करने के लिए आसान सा तरीका है सर, हम फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री बनाने के लिए हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए सर, पहली चीज जनरेशन गैप, दूसरी चीज सर हमें जेंडर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर, जेंडर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बोलो बात समझे, है ना। अगर हमें जेंडर पता है तो जेंडर में 2 चीजें होंगी, मेल और फीमेल। सर मेल होगा तो हम ट्रायंगल बना देंगे, सर अगर महिला होगी तो हम सर्कल बना देंगे। प्लस माइनस बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, प्लस माइनस किसके ऊपर कहां बनाए समझ नहीं आता। ट्रायंगल और सर्कल के अंदर रहते हैं तो हमें ये पता है कि हाँ ये इसके अंदर है, तो ये ट्रायंगल के अंदर है तो पुरुष है, सर्कल के अंदर है तो महिला है, हमें पता चलता है, ठीक है। पति पत्नी है तो हम उनको प्लस के रिश्ते से दर्शा देंगे, बस इतनी सी बात है। सर फिर मैंने कुछ बेसिक से रिश्ते बताए 3 यहाँ पे, ये आपने पढ़ लिए होंगे। फिर मैंने कुछ रिश्ते यहाँ पे बताए, है ना, 11 रिश्ते ये मैंने आपको बताया, ये आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। फिर मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाले रिश्ते भी आपने 15 पढ़ लिए होंगे। अब इसके बाद हमें करने थे क्वेश्चन।
है ना। अब इसके बाद हमें करने हैं क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। ठीक है कि ए की पुत्री, है ना, ए जो है वो बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, ये बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क, पहला क्वेश्चन आप एकदम आसानी से कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, इस बात को आप समझना। है ना, एक क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास से डिसाइड करेंगे, कल की क्लास से हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर बेसिक बातें मेरे प्यारे दोस्त आपको ब्लड रिलेशन की क्लियर हुई है, मजा आया है, तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे भाई बस एक सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को जरूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्यारे भाई। मैं जानता हूं कि आप लोग सोचते हैं सर बिना मतलब के वीडियो आएंगे, भाई अभी तक इस चैनल में कोई भी बिना मतलब का वीडियो नहीं है। जो भी वीडियो होगा वो आपकी अपडेट से रिलेटेड होगा और कंटेंट रिलेटेड वीडियो ही आपके सामने आएगा। और ऐसा वैसा कंटेंट नहीं, बेहतरीन कंटेंट जिसे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे प्यारे भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।